Hello dear students, let us start our discussion about gravitation. Gravitation, गुरुत्वाकर्षण। आप सब लोग जानते हैं पृथ्वी समस्त वस्तुओं को अपनी ओर एक फोर्स से आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है। ये फोर्स गुरुत्वीय फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जाना जाता है और सभी वस्तुओं पर इसके द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स अलग अलग अमाउंट का होता है। किसी वस्तु का मास यदि कम है तो उस पर अर्थ के द्वारा जो फोर्स लगाया जाएगा वो बहुत स्मॉल होगा, और अगर किसी वस्तु का मास बहुत ज़्यादा है तो उस पर लगने वाला फोर्स लार्ज होगा। अगर हम कहें किसी हल्की वस्तु जैसे 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को पृथ्वी अपनी ओर कितने फोर्स से खींचती है, तो वो फोर्स का मान उस वस्तु के मास और अर्थ के द्वारा लगाया जाने वाला ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थात जी, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रोवाइड्स द फोर्स दैट इज आल्सो नोन एज वेट बाय व्हिच अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। But if we talk about a heavier object, suppose that any object whose mass is capital M, that is very large in comparison to this small m, then this object must be pulled towards the center of earth by a large amount of force. Okay, so suppose that this is W dash, so we easily know that mg, capital M into g is larger in comparison to small m into g. So every object can be pulled towards the center of earth by a virtual property of earth that is known as gravitation, and it can be pulled due to gravitation or gravitational field, which will be discussed later. But first let us start our discussion. Who discovered or gives the concept of gravitation, and what is the starting of the concept of gravitation? So for this let us start. 100 AD, in 100 AD there was a scientist named as Ptolemy. एक 100 AD के आसपास एक वैज्ञानिक हुए जिनको हम भूगर्भ वैज्ञानिक या जियोफिजिसिस्ट के नाम से भी जानते हैं, फिलोसफर भी थे। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, ये जो आपका अर्थ है, सन है, जुपिटर है, सैटर्न है, वेनस है, ये सब जितने भी प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, ये आपका सोलर सिस्टम जिसका इन्वेंशन, जिसके सारे प्लैनेट का इन्वेंशन तो बाद में हुआ, बट इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसके अनुसार ये माना कि सन और अर्थ में से कौन किसके चारों ओर घूमता है। मान लेते हैं ये आपका सन है और यहाँ पे आपकी अर्थ है, तो अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है या सन अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है। इस बात के बारे में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन करके टालमी ने 100 AD में लगभग एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको हम कहते हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी। कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने? जियोसेंट्रिक थ्योरी, भूकेंद्रीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार, इस थ्योरी के अनुसार टालमी ने यह माना कि पूरे यूनिवर्स का जो सेंटर है वो अर्थ है और सन सहित सारे प्लैनेट इसी अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। ऑल द प्लैनेट इंक्लूडिंग सन आल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। ओके, एंड अर्थ इज ऑलवेज फिक्स्ड एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड का, पूरे यूनिवर्स का सेंटर किसको मानना? अर्थ को। और सन सहित सारे प्लैनेट को किसके अराउंड घूमता हुआ माना? अर्थ के। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? टालमी ने। लगभग 100 AD के आसपास दिया। समय बीतता गया, इनका ये कॉन्सेप्ट
किसी ने तोड़ने का प्रयास नहीं किया। और लगभग 1543 ईस्वी 1500 वैसे इनसे पूर्व एक साइंटिस्ट, इंडियन एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन, नाम है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट नाम आपने सुना होगा। ये लगभग 500 AD में आए। 495 में इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको हम हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के नाम से जानते हैं, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत के नाम से जानते हैं। लेकिन अपने रिसर्च काल के दौरान, अपने अध्ययन के दौरान इन्होंने इसी चीज़ पर जोर दिया था कि हाँ, सूर्य अर्थात सन ही अर्थ के चारों रिवॉल्व करता है। बट थोड़े से जब अध्ययन में ये और डीप हुए तो इनको ये पता चला, आफ्टर गेटिंग द डीप नॉलेज अबाउट द planetary motion by experiment and observation, he got that sun is fixed and earth revolving around the sun. So he provides a concept that is known as heliocentric theory, but he was not able to write more about that concept. So that concept was not got to the Aryabhatta. It means इन्होंने अपने इस सिद्धांत का बहुत ज़्यादा अधिक प्रचार प्रसार नहीं कर सकने के कारण इनको उस कॉन्सेप्ट के प्रोवाइडर के रूप में नहीं जाना जाता। लेकिन इनके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम है निकोलस कोपरनिकस। 1543 में इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था। ये एक पोलिश मॉन्क थे, पोलैंड के रहने वाले पोलिश मॉन्क, पादरी। ओके, इनका नाम था निकोलस कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस, इन्होंने एक सिद्धांत दिया अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर जिसको हम कहते हैं सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने उसी सिद्धांत को दिया जिसको आर्यभट्ट ने पहले दिया था, जिसमें आर्यभट्ट ने अधिचक्र और वो सेमी सर्कल्स, एपी सर्कल्स इत्यादि का कॉन्सेप्ट दिया था। वो सब आपके कोर्स में नहीं, आपको पढ़ना नहीं है। फिलहाल एक नॉलेज के तौर पर आपको जानना, निकोलस कोपरनिकस ने वही सिद्धांत दिया जो कि हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इसमें हेलियोसेंट्रिक थ्योरी माने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, अर्थात पूरे ब्रह्मांड का सेंटर सूर्य है और पृथ्वी सहित सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक, तो निकोलस कोपरनिकस हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को प्रोवाइड किए, लेकिन इस थ्योरी को उस समय मान्यता ज़्यादा नहीं मिल पाई क्योंकि लगभग 1000 वर्ष पहले से ही मान्यता, 1000 वर्ष पहले क्या, लगभग 1500 वर्ष पहले से 150 ईयर्स एगो से ये मान्यता थी टालमी के द्वारा दिए गए सिद्धांत के अनुसार, जियोसेंट्रिक थ्योरी। तो कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ना होने के कारण इनको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया और इनको छोड़ दिया गया। ठीक, तो फिर एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम है गैलीलियो गैलीली, जिनके बारे में मैंने आपको इसके पहले भी बताया है। ये एक महान साइंटिस्ट हुए जिन्होंने अरस्तु के नियम को भी खंडित किया था। और अरस्तु ने एक सिद्धांत दिया था कि किसी भी वस्तु को गति में बनाए रखने के लिए मुझे एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता होती है। अर्थात मैं अगर एक बाल को अभी किसी प्लेन सरफेस पर ऐसे रोल करा दूं तो ये बाल थोड़ी सी दूर आगे जाएगी और फिर थोड़ी देर बाद रुक जाएगी। लेकिन अगर इस बाल को कंटिन्यूअस मोशन में बनाए रखना है तो इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया रहना होगा। इसी बात का खंडन गैलीलियो ने किया था और उन्होंने एक नियम दिया था कि किसी वस्तु को एक समान गति अवस्था में, यूनिफॉर्म मोशनल स्टेट में रखने के लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो गैलीलियो एक महान साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक बड़े टेलीस्कोप का आविष्कार किया जिसको हम आज जानते हैं गैलीलियन टेलीस्कोप के नाम से। उस टेलीस्कोप से इन्होंने आकाशीय पिंडों को देखा। जो आपके ये ऑब्जेक्ट्स हैं, आकाशीय पिंड हैं, इन सभी को उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन सब के मोशन को ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने जुपिटर को भी देखा
इस प्रकार से जुपिटर को सर्वप्रथम देखने वाले साइंटिस्ट बन गए गैलीलियो। उन्होंने मार्स के मोशन की स्टडी किया, उन्होंने वीनस के मोशन की भी स्टडी किया, सन के मोशन की स्टडी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ किया। ठीक, इन सारे प्लैनेट सहित सैटर्न के रिंग को भी देखा और सैटर्न के मोशन को भी ऑब्जर्व किया। अपने उस टेलीस्कोप की सहायता से एक ऑब्जर्वेटरी में सेट करके वहाँ से तमाम सारे प्लैनेट के मोशन को ऑब्जर्व करने के पश्चात एक निष्कर्ष इन्होंने निकाला और कहा कि ये हेलियोसेंट्रिक थ्योरी ही सत्य है। इट मीन्स जो सदियों से चली आ रही थ्योरी थी जिसको हम कहते हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी, वो गलत साबित हो गई। तो गैलीलियो ने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको हम कहते हैं हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। इस प्रकार से हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को एक्सपेरिमेंटल वेरीफाई करने वाले सर्वप्रथम साइंटिस्ट बन गए कौन? गैलीलियो गैलीली। नाम आपने सुना, गैलीलियो गैलीली। ओके, सो इन्होंने गैलीलियो गैलीली का वैसे जन्म आप लोग जानते हैं। गैलीलियो गैलीली और न्यूटन, जिनके बारे में मुझे इस चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ना है। गैलीलियो गैलीली 1564 एडी में बॉर्न हुए थे और डेथ इनकी हुई थी 1642 एडी। और आपके एक महान साइंटिस्ट जिन्होंने ग्रेविटेशन पर बहुत सारा वर्क किया है, आइजैक न्यूटन, इनका जन्म 1642 एडी में हुआ था। ठीक, 1727 एडी में हुई थी। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं वो ईयर जिस साल गैलीलियो डायड हुए थे उसी साल न्यूटन का जन्म हुआ था। हालांकि एक इत्तेफाक ही है और गैलीलियो के ही वर्क को न्यूटन ने बहुत आगे बढ़ाया था। न्यूटन इंग्लैंड के रहने वाले थे, ये एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। और गैलीलियो गैलीली एक इटालियन फिजिसिस्ट थे, इटली के रहने वाले थे। ठीक, तो गैलीलियो गैलीली और गैलीलियो गैलीली इटली के रहने वाले थे, न्यूटन इंग्लैंड के रहने वाले थे। दोनों अलग अलग देशों में। बस एक इत्तेफाक है, जिस साल गैलीलियो गैलीली की डेथ हुई उसी साल न्यूटन का जन्म हुआ था। ये ग्रेविटेशन पर बहुत सारा वर्क किए हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, गैलीलियो गैलीली ने इटली में एक जगह है पीसा में एक बहुत बड़ी मीनार है जो थोड़ी सी झुकी हुई है। उस मीनार पर चढ़ करके बड़े बड़े पिंडों को और उसके साथ साथ छोटे छोटे पिंडों को एक साथ गिरा करके देखा करते थे, ऑब्जर्वेशन करते थे कि कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सा बॉडी पहले नीचे गिरा। वैसे आप जानते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि एक स्मॉल मास ऑब्जेक्ट और एक हैवी मास ऑब्जेक्ट, सपोज दैट इज डस्टर, दोनों को एक साथ ऐसे रिलीज करके छोड़ा जाए तो सबसे पहले अर्थ पर कौन जाके टकराएगा? तो मैक्सिमम का आंसर यही होगा, जो हैवी होगा वो जल्दी गिर जाएगा और जो लाइटर मास होगा वो बाद में गिरेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों ऑब्जेक्ट चाहे वो हैवियर हों चाहे वो लाइटर हों, दोनों एक साथ जाके गिरते हैं। और इस चीज़ का ऑब्जर्वेशन सर्वप्रथम गैलीलियो ने किया था। पीसा की मीनार पर चढ़ करके वहाँ छोटे छोटे और बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को एक साथ गिराया करते थे, लोगों से गिरवाते थे और नीचे स्वयं ऑब्जर्व करते थे कौन पहले गिरा कौन बाद में गिरा। उन्होंने तमाम सारे रूल भी दिए, तमाम सारे नियम भी दिए, लेकिन उन सब को भी मुझे बाद में पढ़ना है। सर्वप्रथम मुझे तो ये जानना है कि वस्तु पृथ्वी के द्वारा आकर्षित की जाती है तो वस्तु में समान समय में ही कैसे पृथ्वी पर गिर जाती है? तो इसके लिए गैलीलियो ने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है और कोई भी वस्तु अर्थ की ओर कैसे अट्रैक्ट होती है? अर्थ के द्वारा सभी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स अलग अलग होता है या सेम होता है? तो आंसर है अलग अलग होता है, लेकिन अब वस्तु के मास के अनुसार वो बदल जाया करता है। अगर हम बात करें एक हैवी ऑब्जेक्ट की जिसका मास कैपिटल M किलोग्राम है, इसको अर्थ अपनी ओर एक फोर्स से खींचेगी जिसका मान होगा F ऑन कैपिटल M, दैट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू स्मॉल g। और एक छोटे ऑब्जेक्ट, लाइटर मास ऑब्जेक्ट जिसका मास है स्मॉल m, इसको भी अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी जिसका
जिस पर लगने वाला फोर्स F ऑन स्मॉल m, that will be equal to small r into g. So Galileo discovered a new concept, that is gravitational acceleration. It means the acceleration which can be produced due to the gravitational field in any object, that is known as gravitational acceleration, that can be denoted by a symbol small g. और गैलीलियो ने इसको डिफाइन किया, that can be defined as the force by which any object pulled towards the center of the earth divided by mass of object. ओके और इसको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके, जैसे हम आपको बताएं एक सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट करके आता है, आप स्कूल खुल जाएगा तो ये एक्टिविटी करके आपको हम दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। यहाँ पर एक मासलेस थ्रेड से अगर एक किसी ऑब्जेक्ट को टाई कर दिया जाए जिसका मास m किलोग्राम है और इसको L लंबाई के एक थ्रेड से बांध दिया गया, ठीक, और इसको इसके मीन पोजीशन से अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस करके यहाँ पे छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, बहुत स्मॉल एंगल पर डेविएट करके अगर इसको छोड़ दिया गया तो ये अपने मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो ऑसिलेट करने लगेगा, ठीक। तो इसके ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड होता है, अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो टाइम पीरियड सपोज दैट हमने 20 ऑसिलेशन इसको करने दिया, यहाँ से लेकर के यहाँ गया और यहाँ से यहाँ आया, 1 ऑसिलेशन, फिर 2, 3 एंड सो ऑन। सो अगर मैं यहाँ पे एक स्टॉप वॉच ऑन कर दूँ, जैसे इसको रिलीज करूँ, स्टॉप वॉच ऑन कर दूँ और देखता रहूँ, इसने 20 ऑसिलेशन में अगर 40 सेकंड समय लिया तो एक ऑसिलेशन कितने समय में हुआ, 2 सेकंड में हुआ, तो उसका टाइम पीरियड हो जाएगा। इस प्रकार से अगर हमको टाइम पीरियड मिल जाए और इस थ्रेड की लंबाई को हम आसानी से स्केल से मेजर करके जान सकते हैं, तो टाइम पीरियड और लेंथ में एक रिलेशन होता है, t इक्वल टू 2 पाई रूट में L बाई जी। फ्रॉम हेयर वी इजली गॉट g इक्वल टू t स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर L बाई टी स्क्वायर। सो अगर हम इस धागे की लंबाई प्राप्त कर लें और ये जो सिंपल पेंडुलम है इसके मोशन का टाइम पीरियड प्राप्त कर लें, t प्राप्त कर लें, तो 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, इन सब का मान रख करके हम g का मान निकाल सकते हैं। अर्थात ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अर्थात किसी भी वस्तु पर पृथ्वी के द्वारा अपनी ओर खींचे जाने पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी में क्या चेंजिंग होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द मोशन along the center of earth due to the force acting by the earth. This can be calculated easily, and with the help of this we can find out what will be the value of g. By different experiment we find out the general value of the g is 9.8 meter per second square. Okay, because the unit of the acceleration is meter per second square, so g is equal to 9.8 meter per second square. And what will be the value of g when we goes along the motion from the equator to the pole? Okay, so we know that g at pole is maximum, g at pole is maximum and g at equator is minimum, and when we move towards equator from the pole, then the value of g continuously decreases, and also when we go in upward direction from earth, then value of g also decreases, and when we make a dig inside the earth surface and we reached at any depth position, then at this point the value of g also decreases. So all these concepts will discuss later in this chapter. हम इन सभी टॉपिक को एक एक करके इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल तब तक के लिए आप इस चैप्टर को थारोली एक बार पढ़ डालिए, आइजैक न्यूटन और गैलीलियो गैलीली जैसे साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज प्राप्त कर लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।